Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit number 7, which is about bioenergetics. So before we start this chapter, we should get familiar with the term bioenergetics. Bioenergetics is related to the expenditure of energy in various living organisms. Living organisms utilize energy in various biochemical processes that are going on within them. For example, plants use energy from sun to prepare their own food by the process that is known as photosynthesis. On the other hand, the heterotrophic organisms either use plant source or other animal sources to get energy, which they in turn use for their various processes or for various biochemical activities that are going on within their bodies. So, various biochemical activities that are going on within living organisms involve redox reactions. Now, let's discuss what are redox reactions. Whenever a compound or an element loses its electrons, it is said to be oxidized, and the whole phenomena is known as oxidation. On the other hand, whenever an element or a compound gain electrons, it is said to be reduced, and the whole phenomena is known as reduction. So redox are the reactions that involve oxidation and reduction simultaneously. दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं ये एक साथ हो रहे होते हैं, यानी कि अगर एक एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा तो इंटेंट लाजमी कोई दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड ज़रूर मौजूद होगा जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। मुख्तलिफ़ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में मुख्तलिफ़ बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनमें या तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है या फिर एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही होती है। अब ये एनर्जी क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में यूज़ हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है? सो दैट एनर्जी इज़ नोन एज ATP और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। So ATP is an organic molecule that acts as the main energy carrier in cells, or in other words, cells use ATP whenever they need energy. Let's discuss the molecular structure of ATP. ATP के स्ट्रक्चर में 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहली एक नाइट्रोजनस बेस जिसको हम बोलते हैं एडिनिन, दूसरी एक पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर जिसको हम बोलते हैं राइबोस, और साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो कि एक बॉन्ड से अटैच होते हैं। एडिनिन और राइबोस को कलेक्टिवली हम एडिनोसिन भी बोलते हैं। जब एडिनोसिन एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो तो इसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब एडिनोसिन 2 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है तो इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब एडिनोसिन 3 फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी फॉस्फेट ग्रुप डिटैच होता है एडिनोसिन से तो एज अ रिज़ल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस में यूज़ होती है। जब ATP में से एक फॉस्फेट ग्रुप डिटैच होता है तो एज अ रिज़ल्ट 2 फॉस्फेट ग्रुप्स पीछे रह जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और साथ में 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में से मज़ीद एक फॉस्फेट ग्रुप डिटैच होता है तो मज़ीद 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, और पीछे हमारे पास बचता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, या आप यूँ कह सकते हो कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट दोबारा से फॉस्फेट के ग्रुप के साथ अटैच करके ATP बनाएंगे और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब ये जो एनर्जी स्टोर की जाती है ये कहाँ से हासिल की जाती है? ये फूड से हासिल की जाती है। फूड के अंदर मुख्तलिफ़ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स
एंड प्रोटीन्स। इनके अंदर मुख्तलिफ बॉन्ड्स होते हैं। डाइजेशन के दौरान जब भी ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो उनसे रिलीज़ होने वाली एनर्जी यूटिलाइज़ की जाती है एडीपी से एटीपी बनाने में, या यूँ कह सकते हैं कि वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यही वजह है कि हम कहते हैं कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स।